एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 पेपर 2 जो क्लास 6 से लेके 8 तक था। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। मतलब शरीर के केंद्र से बाहर के अंगों की तरफ जो विकास होता है उसको क्या बोलते हैं? शरीर के केंद्र से यानी अंदर से बाहर की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो जब अंदर से बाहर की तरफ हो रहा है तो वो जो विकास है वो क्या दर्शाता है? मध्य और बाहरी विकास के सिद्धांत। मध्य मतलब बीच में से अंदर से, और बाहरी मतलब बाहर के लिए हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मध्य बाहरी विकास के सिद्धांत को। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 17 पर, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, जो स्कूल है वो बच्चों के सामाजिकरण की ऐसी संस्था है। कैसी संस्था है? जहां पे क्या होता है? प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है? नहीं। प्रमुख स्थान शिक्षकों का होता है? या फिर स्कूल की दिनचर्या का होता है? नहीं, प्रमुख स्थान होता है बच्चों का। तो प्रथम स्थान जो है, प्रमुख स्थान जो है स्कूली बच्चों का होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के लिए अन्य लोगों की तरह ही पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शित कर रहे होते हैं। देखो, हम किसी भी समूह में, ये तो शिक्षक है, मान लो किसी भी समूह में हम जुड़ जाते हैं, फिर हम उन्हीं की तरह ड्रेस पहनते हैं, उन्हीं की तरह जो उनकी गतिविधियां हैं, जो डेली उनका जो रूटीन है वही फॉलो करते हैं, तो वो चीज़ क्या दर्शाती है? समूह की अनुरूपता। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 19 पर, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के 10 चरण में प्राप्त होती है। देखो, याद रखना है कि वस्तु स्थायित्व कब होगा? शुरुआती में। जैसे फर्स्ट स्टेज जो होगी सेंसरी मोटर वाली, संवेदी गामक, उसमें वस्तु स्थायित्व होगा। ठीक है, वस्तु स्थायित्व का क्या मतलब है? जैसे मान के चलो एक बच्चा है 1 साल का। ठीक है, 1 साल का बच्चा है तो आप उसका टॉय ले लो, टॉय लेके छुपा दो। ठीक है, अब उसकी नज़रें आप छुपाओगे, जहाँ उसकी नज़रें उधर ही रहेंगी, वो उसको ढूंढेगा। मतलब उसके दिमाग में क्या है? वो टॉय फीड हो गया, जो वस्तु है वो उसका स्थायित्व बन गया उसके दिमाग में। ठीक है, तो आते हैं इसके ऑप्शंस पर। तो देखिए, ऑप्शन 1 मूर्त परिचालक, औपचारिक परिचालक, संवेदी गामक या पूर्व। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, संवेदी गामक। ठीक है, सेंसरी मोटर वाले स्टेज में। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई है। जो व्यक्तिगत शिक्षा है, व्यक्तिगत शिक्षा का जो कार्यक्रम बनाया गया है वो किसके संदर्भ में बनाया है? मतलब किसके लिए बनाया गया है? तो ये किसके संदर्भ में बनाया है? मुक्त नहीं। ई अधिगम या विशेष शिक्षा कार्यक्रम नहीं, ये बनाया है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम की वजह से। बाल केंद्रित मतलब चाइल्ड सेंटर्ड हो। व्यक्तिगत शिक्षा का मतलब होता है कि हर बच्चे के पास जो शिक्षा है पहुंचे, हर बच्चा शिक्षित हो सके। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के योजना के संदर्भ में जो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बनाई गई है। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 21 पर, डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। कौन सी कितने महीने में जो बच्चे हैं, मतलब कौन सी आयु के बच्चे हैं जो छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर बोलना शुरू कर देते हैं? तो ये है ऑप्शन डी, जब बच्चा 18 महीने से लेके 24 महीने तक, मतलब लगभग 1.5 से 2 साल का बच्चा जो है छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, बुद्धिलाब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई है। जो बुद्धिलाब्धि है या आईक्यू है उसकी अवधारणा किसने दी है? तो किसने दी है आईक्यू की, बुद्धिलाब्धि या आईक्यू की अवधारणा? स्टर्न, टर्मन, गेल्टन या बिने ने? तो किसने दी है? स्टर्न ने दी है बुद्धिलाब्धि या आईक्यू की अवधारणा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, सृजनात्मकता को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। सृजनात्मकता को किसकी अवधारणा से जुड़ा हुआ माना जाता है या संबंधित माना जाता है? तो सृजनात्मक को माना जाता है विविध सोच से। सृजनात्मकता क्या होती है? क्रिएटिविटी होती है। जैसे हमें कोई कार्य दिया है या हमें कोई चीज़ बनानी है, कुछ भी चीज़ हमें करनी है, उसमें हम अपनी जो क्रिएटिविटी लगा रहे हैं। और क्रिएटिविटी क्या होती है? विविध सोच। विविध सोच क्या होती है? अलग अलग। जैसे कोई किसी चीज़ में कोई अलग क्रिएटिविटी लगाएगा, कोई और अलग। जैसे कोई कंपटीशन देते, एक ही चीज़ का कंपटीशन दो, लेकिन हर एक बच्चा उसको अलग अलग अपनी जो क्रिएटिविटी है उसमें अलग अलग दिखाएगा, तो अलग अलग होगी ना, विविध सोच होगी कि उसके हिसाब से उसने ये सोचा तो वो क्रिएटिविटी दिखाई, दूसरे ने ये सोचा तो वो दिखाई। ठीक है, आधे क्वेश्चन नंबर 24 पर, कि किसी भाषा के स्वीकृति ध्वनि संयोजनों को इसके किस नियम के अंतर्गत बताया गया है? ध्वनि संयोजकों को, तो ध्वनि संयोजकों को किसके अंतर्गत बताया है? ध्वनि संबंधी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आधे क्वेश्चन नंबर 25 पर, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रस्तावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? हम कुछ सोच रहे हैं और जो सोच रहे हैं उसको हम अपने मुख यानी अपनी भाषा द्वारा निर्धारित कर रहे हैं। मतलब जो हमने सोचा उसको हम अपने मुंह के द्वारा, अपनी लैंग्वेज के द्वारा ही तो बता पा रहे हैं। तो वो कौन निर्धारित करता है? भाषा निर्धारित करती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 26 पर, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर
उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है, देखो उसने अपने अनुभव, जो भी उसको अनुभव था, जैसे पहले कोई भी चीज़ खराब हुई हो या देखा हो, तो जो उसके अनुभव थे और उस लक्षण थे, उनके आधार पर उसने किसी भी उपकरण को जो खराब है उसको मरम्मत करने की कोशिश की, उसको सही करने की कोशिश की। तो उसने कौन सी विधि का उपयोग किया, ठीक है, या कौन से दृष्टिकोण का क्या उपयोग किया। तो देखो उसने क्या किया, अपने अनुभवों को किया है। तो अनुभव जो पहले हो चुके थे, तो अनुभव यानी कि अनुमानी विधि का, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आधे 27 पर दिव्या अक्सर निर्धारित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। देखो एक दिव्या नाम की लड़की है जो बड़ी चीज को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर और फिर उसको आसान बना लेती है। तो ये किस चीज में उपयोगी है, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि में, ठीक है। यानी लक्ष्य से पहले जो, जैसे हमें कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, लक्ष्य प्राप्त करने से पहले हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे कि पहले हम ये करेंगे, पहले हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे। तो इसी तरीके से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है। देखो पुरुष और महिला की जो भी भूमिकाएं हैं कि लेडीज़ को ये करना है, जेंट्स को ये करना है, ये भूमिका क्या होती है, समाज द्वारा निर्धारित होती हैं। तो ये कथन क्या बताता है कि लैंगिकता क्या है, एक सामाजिक अवतरण है। मतलब समाज से ही उसका जो भी सिस्टम बनता है कि उसको ये करना है महिला को, कि पुरुष को ये करना है, तो किससे बनता है, समाज से बनता है। तो इसीलिए जो लैंगिकता है वो एक सामाजिक अवतरण है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां डैश के उदाहरण हैं। देखो ग्रेडिंग है, कोडिंग है, अंकन है, ठीक है, और क्रेडिट है। ये प्रणालियां किसके उदाहरण है, किस चीज़ में आती हैं। तो देखो अंकन हो गया, कोडिंग हो गई, किसी चीज़ को डिकोड करना है, ग्रेड करना है, तो ये किस में आएंगे, ज़्यादातर मैथ्स में आते हैं। तो देखो आलेख पत्र में आएंगे नहीं, एकेडमिक दर्शाने के लिए, एकेडमिक दर्शाने के लिए हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ ग्रेडिंग आएगी, ठीक है, लेकिन क्रेडिट संचय ये सब नहीं आएंगे। या उत्तर पत्रों में मूल्यांकन की प्रक्रिया में तो या तो अंकन से होगी या ग्रेडिंग से, किसी एक चीज़ से होगी। कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, नहीं निरूपण विधि में नहीं आएगी। क्या आएगा, अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि में। मतलब जब अधिगमकर्ता ने जो उसका परफॉर्मेंस है, जो उसने उपलब्धि पाई है, उसका आकलन करने में। खाली रिपोर्ट कार्ड सिर्फ एकेडमिक के लिए नहीं है, उसका पूरा जो उसने अधिगम किया है उसके लिए, ठीक है, पूरा जो अधिगम किया है। तो ग्रेडिंग का यूज़ करेंगे, कोडिंग का यूज़ करेंगे, अंकन का यूज़ करेंगे और क्रेडिट संचय का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। जो अधिगमकर्ता हैं उनकी उपलब्धि का जो आकलन किया जाता है, मतलब बच्चों को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद फिर उनका टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, उनका आकलन होता है। आकलन होने के बाद टीचर को उनसे क्या मदद मिलती है, तो टीचर को क्या मिलती है, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की क्षमता का समूह बनाने, नहीं समूह तो बनाना ही नहीं है, शिक्षक के लिए गतिविधि की सूची तैयार करने में, या फिर प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, या फिर शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। मतलब कि टीचर ने जो पढ़ाया, जो अधिगम विधियाँ, जो शैली जो उसने यूज़ की, वो कितनी बच्चों पे प्रभाव पड़ा, उनका कितने अच्छे से बच्चों ने उसको सीखा या कितनों ने नहीं सीखा, कैसे सीखा, वो मूल्यांकन करने में। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये थे हमारे CDP के क्वेश्चन नंबर 16 से 30 तक। बाकी 2017 का हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।